हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही है। फ्रेंड्स, इसमें आपको ना शुरू में 10 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे। इसमें आपसे पूछा गया बताइए ये कथन किसका है, यानी कि ये कथन किसका है। ये सभी क्वेश्चन आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको ना इन 10 क्वेश्चन से परीक्षा में क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा। यानी कि आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करिएगा। कुछ भी करिएगा, याद करिएगा या दोस्तों रटिएगा, जो भी करिएगा दोस्तों आप इनको क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कथन किसका है। सभी समस्याएं केंद्रीय समस्याएं नहीं होती हैं। सभी समस्याएं केंद्रीय समस्याएं नहीं होती हैं तथा इस प्रकार की समस्याएं अपनी उत्पत्ति के स्थान पर ही निराकरण चाहती हैं। अपनी उत्पत्ति के स्थान पर ही निराकरण चाहती हैं, और वह भी ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो इन्हें सर्वाधिक महसूस करते हो। और वह भी ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो इन्हें सर्वाधिक महसूस करते हो। देखिए फ्रेंड, बताइए ये कथन किसका है। लास्की, हैरिस, गिलक्राइस्ट, क्लार्क। देखिए फ्रेंड, बताइए ये कथन किसका है। आपको बताना है सभी समस्याएं केंद्रीय समस्याएं नहीं होती हैं तथा इस प्रकार की समस्याएं अपनी उत्पत्ति के स्थान पर निराकरण चाहती हैं, और वह भी ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो इन्हें सर्वाधिक महसूस करते हो। देखिए फ्रेंड्स, बताइए। फ्रेंड्स, याद रखिए ये कथन लास्की का है। किसका है? लास्की का है। ठीक है, इसका आंसर ए सही है। ये कथन लास्की का है। लास्की का कहना है कि सभी समस्याएं केंद्रीय समस्याएं नहीं होती हैं। इस प्रकार की समस्याएं अपनी उत्पत्ति के स्थान पर ही निराकरण चाहती हैं, और वह भी ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो इन्हें सर्वाधिक महसूस करते हों। ठीक है, ये कथन प्रोफेसर लास्की का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। स्थानीय सुशासन एक ऐसा शासन है। स्थानीय सुशासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमा क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपभोग करता है। जो अपने सीमा क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपभोग करता है। ये किसने कहा? देखिए फ्रेंड, बताइए ये कथन किसका है। GDH कोल, हैरिस, रॉबसन, फ्रेडरिक। बताइए फ्रेंड्स ये कथन किसका है। तो फ्रेंड्स याद रखिए GDH कोल का। किसका? GDH कोल का। GDH कोल का कहना है कि स्थानीय सुशासन एक ऐसा शासन है जो अपनी सीमा क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपभोग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये कथन GDH कोल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्थानीय संस्थाएं अधीनस्थ संस्थाएं हैं। स्थानीय संस्थाएं अधीनस्थ संस्थाएं, लेकिन एक सीमा क्षेत्र में इनको कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। लेकिन एक सीमा क्षेत्र में इनको कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। देखिए फ्रेंड, बताइए ये कथन किसका है। लास्की का, रॉबसन का, गिलक्राइस्ट का। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिए ये कथन गिलक्राइस्ट का है। किसका है? गिलक्राइस्ट का, यानी कि इसका आंसर सी सही है। स्थानीय संस्थाएं अधीनस्थ संस्थाएं हैं। स्थानीय संस्थाएं अधीनस्थ संस्थाएं, लेकिन एक सीमा क्षेत्र में इनके कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। इनके कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। ये कथन गिलक्राइस्ट का है। किसका है? गिलक्राइस्ट का है। स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं पर स्थानीय समस्याओं के निराकरण का दायित्व होता है। स्थानीय समस्याओं के निराकरण का दायित्व होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये कथन गिलक्राइस्ट का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्थानीय शासन एक बस्ती के लोगों द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंधन है। अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंधन है। ये कथन किसका है? देखिए फिर बताइए ये कथन किसका है। आपको बताना है स्थानीय शासन एक बस्ती के लोगों द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंधन है। ये कथन किसका है? देखिए, गिलक्राइस्ट का, लास्की का, डार्विन का, एल गोल्डिंग का। तो फ्रेंड्स याद रखिए मामलों का स्वयं ही प्रबंधन है एल गोल्डिंग का है। किसका है? एल गोल्डिंग का। इसका आंसर डी सही है। एल गोल्डिंग का कथन है। एल गोल्डिंग का कहना है स्थानीय शासन एक बस्ती के लोगों द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंधन है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये कथन गोल्डिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्थानीय शासन स्थानीय समाज पर आधारित एक प्रशासकीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? एक प्रशासकीय व्यवस्था है जो सरकार की सत्ता का उस समय प्रतिनिधित्व करती है जब वो स्थानीय रूप से सक्रिय है। जब वो स्थानीय रूप से सक्रिय है तब वो प्रतिनिधित्व करती है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए ये कथन किसका है। तो फ्रेंड्स याद रखिए कार्ल जे फ्रेडरिक का है। किसका है? कार्ल जे फ्रेडरिक का है। कार्ल जे फ्रेडरिक का कहना है कि स्थानीय शासन स्थानीय समाज आधारित एक प्रशासकीय व्यवस्था है जो सरकार की सत्ता का उस समय प्रतिनिधित्व करती है जब स्थानीय रूप से सक्रिय है। जब स्थानीय रूप से सक्रिय है। ये कथन कार्ल जे फ्रेडरिक का है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये कथन कार्ल जे फ्रेडरिक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्थानीय सुशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है। ये किसने कहा? देखिए फ्रेंड्स, बताइए। स्थानीय सुशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है। ये किसने कहा? देखिए फ्रेंड्स, बताइए ये किसने कहा। हिक्स का, गिलक्राइस्ट का, लास्की का, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना स्थानीय सुशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा लास्की का कथन है। किसका कथन है? लास्की का। ठीक है, इसका आंसर सी सही है। ये कथन लास्की का है। इसमें देखिए स्थानीय सुशासन संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है। ये कथन लास्की का है। किसका? लास्की का है। स्थानीय सुशासन की संस्थाओं में कार्य करते हुए प्रथम अनुभव प्राप्त होता है। स्थानीय सुशासन की संस्थाओं में कार्य करते हुए प्रथम अनुभव प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये कथन लास्की जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
स्थानीय संस्थाएं सामान्य कार्यों में नागरिकों का सामान्य हित जागृत करती हैं। क्या करती हैं? सामान्य कार्यों में नागरिकों का सामान्य हित जागृत करती हैं। ये कथन किसका है? देखिए फ्रेंड्स बताइए ये कथन किसका है? सभी कथन वाले क्वेश्चन आपको एक साथ मिल गए, इन सभी को अच्छे से याद करिएगा। देखिए लास्की का, गिलक्राइस्ट का, ब्राटानी का, लॉर्ड ब्राइस का। देखिए फ्रेंड्स बताइए किसका है ये कथन? आपको बताना है स्थानीय संस्थाएं सामान्य कार्यों में नागरिकों का सामान्य हित जागृत करती हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिए ये कथन लॉर्ड ब्राइस का है। किसका है? लॉर्ड ब्राइस का है। इसका आंसर डी सही है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार स्थानीय संस्थाएं सामान्य कार्यों में नागरिकों का सामान्य हित जागृत करती हैं। ये लोगों को एक दूसरे के हितार्थ कार्य करने का प्रशिक्षण नहीं देती, वरन उन्हें प्रभावशाली ढंग से दूसरे के साथ कार्य करना भी सिखाती हैं। ये सहज ज्ञान, तर्क संगति, न्यायप्रियता के साथ साथ समाज का विकास करती हैं। क्या करती हैं? समाज का विकास करती हैं। ये कथन लॉर्ड ब्राइस का है। किसका? लॉर्ड ब्राइस का है। स्थानीय संस्थाएं सामान्य कार्यों में नागरिकों का सामान्य हित जागृत करती हैं। ये कथन लॉर्ड ब्राइस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुभव ये सिद्ध कराता है कि स्थानीय संस्था का उत्तरदायी जितना अधिक होगा, स्थानीय संस्था का उत्तरदायी जितना अधिक होगा, उतने ही अधिक व्यक्ति सेवा के लिए आगे आएंगे। उतने ही अधिक व्यक्ति सेवा के लिए आगे आएंगे। ये कथन किसका है? देखिए फ्रेंड्स बताइए ये कथन किसका है? ये अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए लॉर्ड ब्राइन का, टोक्याबेली, लास्की का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये कथन गिलक्राइस्ट का है। किसका है? गिलक्राइस्ट का, यानी कि इसका आंसर डी सही है। अनुभव ये सिद्ध कराता है कि स्थानीय संस्था का उत्तरदायी जितना अधिक होगा, उतने ही अधिक व्यक्ति सेवा के लिए आगे आएंगे। उतने ही अधिक व्यक्ति सेवा के लिए आगे आएंगे। ये कथन गिलक्राइस्ट का है। ये कथन गिलक्राइस्ट का है। इनका ये भी मानना है कि स्थानीय स्वशासन के पदाधिकारी स्थानीय समस्याओं के निराकरण करने की पूर्ण क्षमता रखते हैं, पर दोस्तों वो करते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रसार के लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है, राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रसार के लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है, उन्हें स्थानीय स्तर पर भली प्रकार संपन्न किया जा सकता है। उन्हें स्थानीय स्तर पर भली प्रकार संपन्न किया जा सकता है। स्थानीय शासन इनको संगठित करने के लिए सुगम मार्ग है। ये क्वेश्चन आपने कल देखा था। स्थानीय शासन इनको संगठित करने के लिए सुगम मार्ग है। ये कथन किसका है? देखिए फ्रेंड्स बताइए ये कथन किसका है? तो फ्रेंड्स याद रखिए हिक्स का कथन है। किसका है? हिक्स का। ठीक है, इसका आंसर सी सही है। हिक्स के अनुसार राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रसार के लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है, उन्हें स्थानीय स्तर पर भली प्रकार संपन्न किया जा सकता है। स्थानीय शासन इनको संगठित करने के लिए सुगम मार्ग है। आगे भी देखिए फ्रेंड्स इन्होंने क्या कहा। स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं आर्थिक और सामाजिक विकास की स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाओं के क्रियान्वित करने में अत्यंत सहायक होती हैं। योजनाओं के क्रियान्वित करने में अत्यंत सहायक होती हैं। ये भी फ्रेंड्स याद रखिए, ये भी हिक्स का कहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी राष्ट्र द्वारा शासन स्वतंत्र शासन की स्थापना की जा सकती है। किसी राष्ट्र द्वारा शासन स्वतंत्र शासन की स्थापना की जा सकती है, परंतु स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के अभाव में स्वतंत्रता की भावना नहीं आ सकती है। ये कथन किसका है? बहुत अच्छा कथन है। देखिए फ्रेंड्स आपको बताना है किसी राष्ट्र द्वारा शासन स्वतंत्र शासन की स्थापना की जा सकती है, परंतु स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के अभाव में स्वतंत्रता की भावना नहीं आ सकती है। ये कथन किसका है? आइए फ्रेंड्स देखते हैं ये कथन किसका है। देखिए फ्रेंड्स इसमें बताइए ये कथन किसका है? तो फ्रेंड्स याद रखिए डी टोक्याबेली का है। किसका है? डी टोक्याबेली का है। डी टोक्याबेली की फ्रेंड्स आपने 3 कथन देखे, इन तीनों कथनों को याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर ए सही है। डी टोक्याबेली कहना है किसी राष्ट्र द्वारा स्वतंत्र शासन की स्थापना की जा सकती है, परंतु स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के अभाव में स्वतंत्रता की भावना नहीं आ सकती है। ये कथन डी टोक्याबेली का है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अर्थात नागरिकों की स्थानीय सभाएं राष्ट्र की शक्ति हैं। क्या है? राष्ट्र की शक्ति हैं। डी टोक्याबेली कहना है। फ्रेंड्स एक लास्ट कथन और है, इसको भी देखिए। स्थानीय संस्थाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। कैसा है? बहुत विस्तृत है। ये कथन किसका है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये कथन जैक्सन का है। किसका? जैक्सन का है। इसका आंसर भी सही है। जैक्सन का कहना है कि स्थानीय संस्थाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये कथन जैक्सन का है। फ्रेंड्स आपने ये कथन सभी एक साथ देखे और इन कथनों को सबसे पहले याद करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में वीडियो को लाइक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें ना आपको सही विकल्प का चयन भी करना है। देखिए फ्रेंड्स इसमें भूमि विकास आपको बताना है। भूमि विकास देखिए फ्रेंड्स बताइए किस अनुच्छेद में है या किसी अनुसूची में है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 11वीं अनुसूची में है। भूमि विकास 11वीं अनुसूची के 29 विषय में आता है। भूमि विकास 11वीं अनुसूची के 29 विषय में आता है। किस में आता है? 29 विषय में आता है। यानी कि ए को ए से मिलाइएगा, ए को ए से मिलाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
आगे देखिए ग्राम सभा, ग्राम सभा किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम है ग्राम सभा अनुच्छेद 243 का में है। किसमें? अनुच्छेद 243 का में है, यानी कि बी को 3 से मिलाइएगा, बी को 3 से मिलाइएगा। पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन फ्रेंड्स अनुच्छेद 243 खामे है। किसमें? पंचायतों का गठन अनुच्छेद 243 खामे है, यानी कि सी को 2 से मिलाइएगा, सी को 2 से मिलाइएगा। पंचायतों की शक्तियाँ, पंचायतों की शक्तियाँ अनुच्छेद 243 छा में है। किसमें? अनुच्छेद 243 छा में है, डी को 4 से मिलाइएगा, डी को 4 से मिलाइएगा। देखिए फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या सही है? तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका आंसर ए सही है, यानी कि इसका आंसर ए सही है। आपको मालूम है भूमि विकास 11वीं अनुसूची का विषय है। ग्राम सभा का वर्णन अनुच्छेद 243 का में किया गया। किसमें किया गया? अनुच्छेद 243 का में किया गया। पंचायतों का गठन अनुच्छेद 243 खा में है और पंचायतों की शक्तियाँ अनुच्छेद 243 छा में है। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। इन सभी को एक बार फिर देखिएगा। भूमि विकास 11वीं अनुसूची के विषय है। ग्राम सभा अनुच्छेद 243 का में है। पंचायतों का गठन अनुच्छेद 243 खा में किया गया। पंचायतों की शक्तियाँ, पंचायतों की शक्तियाँ अनुच्छेद 243 छा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए मैंने बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है? सहकारी समितियाँ, सहकारी समितियाँ भाग 9 गा में है। नहीं फ्रेंड्स, भाग 9 खा में है। किसमें? भाग 9 खा में है, यानी कि इसका आंसर पहला ही सही है। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा, सहकारी समितियाँ भाग 9 खा में है। किसमें? भाग 9 खा में है। पंचायतें भाग 9 में है, पंचायतें भाग 9 में है। नगर पालिकाएँ 9 के काम में है, नगर पालिकाएँ 9 के काम में है। संपत्ति का अधिकार भाग 12 में, संपत्ति का अधिकार भाग 12 में। इसमें एक बार देखिए, सहकारी समितियाँ भाग 9 के खामे हैं, पंचायतें भाग 9 में हैं, नगर पालिकाएँ भाग 9 के कामे और संपत्ति का अधिकार भाग 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सही सम्मिलित है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित है। देखिए इसमें पंचायतों की संरचना अनुच्छेद 243 खा में, नहीं फ्रेंड्स अनुच्छेद 243 गा में है। किसमें? गा में है, ये तो गलत हो गया। आगे देखिए, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा अनुच्छेद 243 या में, ये सही है। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका आंसर भी सही है। इसमें देखिए पंचायतों की संरचना अनुच्छेद 243 गा में है। किसमें? संरचना अनुच्छेद 243 गा में है। पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा अनुच्छेद 243 या में है। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप वर्जित, न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित अनुच्छेद 243 ड़ा में है। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 झा में है। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में असत्य कथन है। आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। देखिए इसमें ये फ्रेंड्स आपको मालूम है परिभाषाएं किसमें, पंचायतें किसमें और अवधि किसमें। पंचायतों में स्थानों का आरक्षण, देखिए फिर बताइए किसमें है। पंचायतों में आरक्षण अनुच्छेद 243 घा में है। किसमें? अनुच्छेद 243 घा में है। आपको फ्रेंड्स मालूम होगा अनुच्छेद 243 डी में है, यानी कि इसका आंसर डी गलत है। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिए इसका आंसर डी असत्य है। गा में क्या है? गा में पंचायतों की संरचना है। गा में क्या है? पंचायतों की संरचना है। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। इसमें देखिए पंचायतों में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए जाने का प्रश्न अनुच्छेद 243 घा में किया गया। किसमें? अनुच्छेद 243 घा में वर्णित है। इसका आंसर डी असत्य था। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही सम्मिलित नहीं है। देखिए फ्रेंड्स बताइए इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। देखिए इसमें पंचायत सदस्यों के लिए निहरताएं अनुच्छेद 243 चा में बिल्कुल सही सम्मिलित है। अनुच्छेद 243 चा में है क्या चीज़? निहरताएं। आगे देखिए पंचायतों की शक्तियाँ अनुच्छेद 243 छा में, ये आपने अभी देखे थे, अनुच्छेद 243 छा में है। ग्राम सभा, ग्राम सभा अनुच्छेद 243 का में है। फ्रेंड्स इसका आंसर क्या गलत है? तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका आंसर डी सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। पंचायतों का कुछ क्षेत्रों में लागू न होना किसमें है? फ्रेंड्स देखिए संविधान के अनुच्छेद 243 डा के अनुसार पंचायत संबंधी भाग नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य में लागू नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? आपको फिर बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। देखिए फ्रेंड्स बताइए, पंचायत का संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, पंचायत का संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना अनुच्छेद 243 चा के अनुसार बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, अनुच्छेद 243 ठा के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका आंसर ए सही सम्मिलित नहीं है। इसमें देखिए संविधान के अनुच्छेद 243 ठा के अनुसार पंचायत संबंधी उपबंध संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होंगे। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा पंचायतों के उपबंधों का संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? देखिए फ्रेंड्स बताइए, ये क्वेश्चन आपने अभी देखा था, अनुच्छेद 243 ठा के तहत। इसका आंसर सी सही है। पंचायत संबंधी उपबंधों को संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 243 ठा के तहत अधिसूचना जारी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वित्त आयोग है। देखिए फ्रेंड्स बताइए वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक संस्था, प्रशासनिक संस्था, विधिक संस्था, असंवैधानिक संस्था। फ्रेंड्स याद रखिए वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। कई संस्था है? संवैधानिक संस्था है। इसका आंसर ये सही है। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिए वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार या उससे पहले वित्त आयोग का गठन करेगा।
वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने की अनुशंसा की थी? देखिए फ्रेंड्स, बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 14वें वित्त आयोग ने, किसने? 14वें वित्त आयोग ने। इसका आंसर सी सही है। 14वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाज्य पूल कर में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने की सिफारिश की थी। 14वें वित्त आयोग की अवधि फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 2015 से 2020 तक, 2015 से 2020 तक। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वाई रेड्डी। इनको भी याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। इसका आंसर सी सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 32% से बढ़ाकर 42% करने की अनुशंसा 14वें वित्त आयोग में की गई। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन देखिए। इसमें कौन सा सही कथन है? फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन थे? बिल्कुल नहीं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वाई रेड्डी थे और सी रंगराजन 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। किसके? 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ये तो फ्रेंड्स गलत हो गया। आगे देखिए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वाई रेड्डी थे? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे। कौन थे? नंद कुमार सिंह थे। कौन थे? नंद कुमार सिंह थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार सिंह थे। और ये फ्रेंड्स वाई रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। किसके थे? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स बताइए, इसका कथन कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसका कोई कथन सही नहीं है, यानी कि इसका डी सही है। यानी कि इसका डी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसमें देखिएगा, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वाई रेड्डी थे तथा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे और सी रंगराजन 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियां किस अवधि के लिए लागू की जाएंगी? फ्रेंड्स याद रखिए, वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियां वर्ष 2021 से 26 के लिए लागू की जाएंगी। 15वें वित्त आयोग द्वारा 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कितनी? 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पहली रिपोर्ट की अवधि थी 2020 से 21 के लिए, 2020 से 21 के लिए, और अंतिम रिपोर्ट 2021-22 से 2025-26 के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्रामीण निकायों को अंतरित की जाने वाली धनराशि का बंटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के मध्य क्रमशः किस अनुपात में किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स बताइए। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 15-15-70, 15-15-70। याद रखिए फ्रेंड्स, 15-15-70। इसका आंसर डी सही है। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्रामीण निकायों को अंतरित किए जाने वाली धनराशि का बंटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत 15%, 15%, 70% के अनुपात में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 15-15-70 के अनुपात में किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए, पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने की अनुशंसा का अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए फ्रेंड्स बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने की अनुशंसा का अधिकार किसे प्राप्त है? वित्त आयोग को। बिल्कुल सही है। किसे? वित्त आयोग को। इसका आंसर ये सही है, वित्त आयोग को प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 280(3) खा के अंतर्गत केंद्रीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों के संसाधन की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य में संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। कौन करता है? केंद्रीय वित्त आयोग। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 280(3) खा के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। इसका आंसर ए सही है, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में केंद्रीय वित्त आयोग की भूमिका क्या होती है? देखिए, इसमें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, वित्तीय योजनाएं तैयार करना, वित्तीय प्रबंधन की सलाह देना, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए, उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी सही है। केंद्रीय वित्त आयोग पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्त आयोग पंचायती संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समर्थ होता है। पंचायती संस्थाओं के लिए वित्तीय योजनाएं तैयार करता है। पंचायती संस्थाओं के लिए वित्तीय योजनाएं तैयार करता है। पंचायती संस्थाओं के लिए वित्तीय प्रबंधन की सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी को कितने प्रतिशत बनाए रखने की सिफारिश की है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 41%। कितना परसेंट? 41%। 14वें वित्त आयोग में फ्रेंड्स आपने देखा था 32 से 42% हुआ था, और 15वें वित्त आयोग में 41%। 15वें वित्त आयोग में 41%। महामारी के दौरान विशेष रूप से संसाधनों की उपलब्धता लंबे समय तक बनाए रखने के लिए 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी 41% बनाए रखने की सिफारिश की है। नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अस्तित्व में आने से 1% का समायोजन किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसका आंसर डी सही है। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी 41% बनाए रखने की सिफारिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2021 से 26 की अवधि में राज्यों की 41% हिस्सेदारी के अंतर्गत कितनी राशि मिलने की संभावना है? देखिए फ्रेंड्स बताइए, कितनी राशि मिलने की संभावना है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 42.2 लाख करोड़। कितने? 42.2 लाख करोड़। इसका आंसर भी सही है,
42.2 लाख करोड़। 15वें वित्त आयोग का आकलन है कि आगामी 5 वर्ष सकल कर का राजस्व 135.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इसमें से डिविजिबल पुल की कटौती के बाद राजस्व 103 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। राज्यों को 41% हिस्सेदारी के तहत 2021-26 की अवधि में 42.2 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 42.2 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया? कितना सरल क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स, पंचायती राज मंत्रालय गठन कब किया गया? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 27 मई 2004 को। कब किया गया? 27 मई 2004 को। पंचायती राज मंत्रालय गठन 27 मई 2004 को किया गया। पंचायती राज मंत्रालय गठन 27 मई 2004 को किया गया। कब किया गया? 27 मई 2004 को किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसका आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक रजिस्ट्रार का कार्यालय होगा? देखिए फ्रेंड बताइए, प्रत्येक रजिस्ट्रार का कार्यालय कहाँ होगा? राज्य में कहीं भी, मुख्य शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, उसके स्थानीय क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उसके स्थानीय क्षेत्र में प्रत्येक रजिस्ट्रार का कार्यालय होगा, उसके स्थानीय क्षेत्र में। इसका आंसर डी सही है। इसका आंसर डी सही है, उसके स्थानीय क्षेत्र में। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत प्रत्येक रजिस्ट्रार का कार्यालय उसके स्थानीय क्षेत्र में होगा, जिसके लिए वह नियुक्त किया गया। प्रत्येक रजिस्ट्रार का कार्यालय उसके स्थानीय क्षेत्र में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाहरी दरवाजे के पास लगे बोर्ड पर सूचना किस भाषा में लिखा होना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स बताइए, प्रत्येक रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाहरी दरवाजे के पास लगे बोर्ड पर सूचना किस भाषा में लिखा होना चाहिए? अंग्रेजी में, हिंदी में, 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा में, स्थानीय भाषा में? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा स्थानीय भाषा में। किस भाषा में? स्थानीय भाषा में। प्रत्येक रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाहरी दरवाजे के पास लगे बोर्ड पर सूचना स्थानीय भाषा में लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत प्रत्येक रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाहरी द्वार पर लगे बोर्ड पर क्या लिखा होना आवश्यक है? देखिए फ्रेंड्स बताइए, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत प्रत्येक रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाहरी द्वार पर लगे बोर्ड पर क्या लिखा होना आवश्यक है? देखिए फ्रेंड्स बताइए क्या लिखा होना आवश्यक है? रजिस्ट्रार का नाम, रजिस्ट्रार की हाजिरी का दिनांक और घंटा, स्थानीय क्षेत्र का नाम जिसके लिए वह नियुक्त है, उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपर्युक्त सभी। इसका आंसर डी सही है। इसमें देखिए, रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाहरी द्वार पर या उसके पास किसी सहज दृश्य के स्थान पर एक बोर्ड लगा होना चाहिए, जिस पर उसका नाम तथा जिस स्थानीय क्षेत्र के लिए वह नियुक्त है का नाम एवं उसका हाजिरी के दिन और घंटे स्थानीय भाषा में लिखे होने चाहिए। किस भाषा में? स्थानीय भाषा में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे के जन्म का पंजीकरण किया जा सकता है? देखिए फ्रेंड बताइए, बच्चे के जन्म का पंजीकरण किया जा सकता है बिना नाम के, नाम रखने के पश्चात, उपयुक्त दोनों परिस्थितियों में, उपयुक्त किसी परिस्थिति में नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त दोनों परिस्थितियों में। ठीक है, इसका आंसर सी सही है। इसमें देखिए, बच्चे के जन्म का पंजीकरण बिना नाम के तथा नाम के साथ भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रजिस्ट्रार अपने कार्य क्षेत्र की सूचना किसे भेजता है? देखिए फ्रेंड बताइए, रजिस्ट्रार अपने कार्य क्षेत्र की सूचना किसे भेजता है? मुख्य रजिस्ट्रार को। बिल्कुल सही है। किसे भेजता है? मुख्य रजिस्ट्रार को। ठीक है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। किसकी? मुख्य रजिस्ट्रार की। ठीक है, रजिस्ट्रार अपने कार्य क्षेत्र की सूचना मुख्य रजिस्ट्रार को भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनिश्चित रोजगार योजना किन क्षेत्रों में शुरू की गई थी? देखिए फ्रेंड बताइए, सुनिश्चित रोजगार योजना कौन सी योजना? सुनिश्चित रोजगार योजना किन क्षेत्रों में शुरू की गई? देखिए इसमें मैदानी क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में। देखिए इसमें फ्रेंड्स बताइए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जनजातीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में। किस किस में? जनजातीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में। इसका आंसर सी सही है, जनजातीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में। इसमें देखिए, सुनिश्चित रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 में सूखा प्रभावित क्षेत्रों और मुख्यतः जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों के विकास खंडों में प्रारंभ की गई थी। जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों के विकास खंडों में प्रारंभ की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनिश्चित रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? अभी आपने देखी 2 अक्टूबर 1993 को। कब स्टार्ट हुई थी? 2 अक्टूबर 1993 को। इसका आंसर डी सही है। इसका आंसर डी सही है, 2 अक्टूबर 1993 को। इसमें देखिए, सुनिश्चित रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 को सूखा प्रभावित क्षेत्रों, जिसमें आपने देखा था जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों के विकास खंडों में। किसमें? जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों के विकास खंड में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित की गई थी? देखिए फ्रेंड्स बताइए, किस में कार्यान्वित की गई थी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 6वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? 6वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका आंसर सी सही है, 6वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? 6वीं पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 6वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित की गई थी।
इस कार्यक्रम पर 1873 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कितने? 1873 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और 1775.2 मिलियन श्रम कार्य दिवस पर रोजगार सृजित किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित की गई? 6वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाई गई? देखिए फ्रेंड्स, बताइए किस पंचवर्षीय योजना में चलाई गई? ये भी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका आंसर वी सही है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 7वीं पंचवर्षीय योजना 1983 के दौरान चलाई गई थी। कब? 1983 के दौरान चलाई गई थी। इस योजना के दौरान इस कार्यक्रम पर 2412 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कितने खर्च किए गए? 2412 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 1154.4 मिलियन श्रम दिवसों का रोजगार सृजित किया गया था। आपको फ्रेंड्स याद रखना है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में? तो फ्रेंड्स आंसर दीजिएगा 6वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? 6वीं पंचवर्षीय योजना में। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए, बताइए ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम 7वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? 7वीं पंचवर्षीय योजना में, 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित योजनाओं कार्यक्रमों सही मिलान कीजिए। देखिए इसमें फ्रेंड्स, इसमें सही मिलान कीजिए। ग्रामीण जल आपूर्ति योजना कौन सी योजना है? ग्रामीण जल आपूर्ति योजना। इसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1954 में हुई थी, यानी कि 1 को 4 से मिलाइएगा, 1 को 4 से मिलाइएगा। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में हुई थी, यानी कि बी को 2 से मिलाइएगा, बी को 2 से मिलाइएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, इसकी शुरुआत 1986 में की गई। कब की गई? 1986 में। सी को 1 से मिलाइएगा, केंद्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम, ये भी फ्रेंड्स 1986 में स्टार्ट हुआ था, यानी कि डी को 3 से मिलाइएगा, देखिए फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या सही है? तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका आंसर सी सही है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम वर्ष 1954 में। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम वर्ष 1992 में। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन वर्ष 1986 में। केंद्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम वर्ष 1986 में, भी वर्ष 1986 में। इसमें देखिए फ्रेंड्स, ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम वर्ष 1954 में। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम 1992 में। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1986 में। केंद्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम, ये भी 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? देखिए फ्रेंड्स बताइए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? वर्ष 1976-77 में। बिल्कुल सही है, वर्ष 1976-77 में। इसका आंसर ये सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना वर्ष 1976-77 में प्रारंभ की गई थी। सरकारी आर्थिक सहायता से ग्रामीण गरीबों का आवास बनाया जाना था। इस योजना को वर्ष 1996 में इंदिरा आवास योजना के साथ मिला दिया गया। किसको? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1976-77 में। इसका विलय कर दिया गया था वर्ष 1996 में इंदिरा आवास योजना में। किसमें? इंदिरा आवास योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 मार्च 2021 को वनवासी समागम कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के किस जिले में संपन्न हुआ था? देखिए फ्रेंड्स बताइए, वनवासी समागम कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के किस जिले में संपन्न हुआ था 24 मार्च 2021 को? देखिए फ्रेंड्स बताइए। फ्रेंड्स याद रखिए सोनभद्र में। किसमें हुआ था? सोनभद्र में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए सोनभद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति अभियान किस जिले से आरंभ किया था? देखिए इसमें फ्रेंड्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स याद रखिए बलरामपुर से। कहाँ से किया था? बलरामपुर से। ठीक, 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बलरामपुर जनपद के देवी पाटन शक्तिपीठ से मिशन शक्ति अभियान का प्रारंभ किया था। उद्देश्य फ्रेंड्स याद रखिए महिलाओं, बालकों और बच्चों की सुरक्षा, गर्मा तथा स्वावलंबन को बढ़ावा देना था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। मिशन शक्ति अभियान कब स्टार्ट हुआ था? 17 अक्टूबर 2020 को। कब स्टार्ट किया गया? 17 अक्टूबर 2020 को बलरामपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 निम्न प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान सही नहीं है? देखिए इसमें, नरेगा के तहत 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार हर घर के कम से कम 1 सदस्य को प्रदान करना है। बिल्कुल सही है। नरेगा कार्यक्रम में गरीबी के नक्शे को बदलने की पूरी क्षमता मौजूद है। आगे देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 10 अप्रैल 2006 से प्रभावी हुआ। देखिए मैंने बताइए 10 अप्रैल 2006 से प्रभावी हुआ। 2 फरवरी 2006 से। कब से प्रभावी हुआ? 2 फरवरी 2006 से, यानी कि इसका आंसर सी सही है, यानी कि यही फ्रेंड्स इसमें गलत प्रावधान है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ था। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। ये भी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार हर घर से कम एक सदस्य को प्रदान करना। नरेगा कार्यक्रम में गरीबी के नक्शे को बदलने की पूरी क्षमता मौजूद है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 फरवरी 2006 से प्रभावी हुआ। कब से? 2 फरवरी 2006 से प्रभावी हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NREGP का पूर्ण रूप क्या है? NREGP का पूर्ण रूप क्या है? देखिए फ्रेंड्स, बताइए, कितना सरल क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। NREGP का पूर्ण रूप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट्स गारंटी प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट्स गारंटी प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशत का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? देखिए इसमें फ्रेंड्स याद रखिए, अर्धवार्षिक आवृत्ति पर। इसमें देखिए, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशत का आकलन अर्धवार्षिक आवृत्ति पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने मीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? देखिए बने, बताइए कितने लीटर उपलब्ध होना चाहिए? तो फ्रेंड्स याद रखिए 70 लीटर। कितना? 70 लीटर। इसका आंसर ये सही है, 70 लीटर। इसमें देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SGSY का पूर्ण रूप क्या है? देखिए मैंने बताइए, कितना सरल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका आंसर सी सही है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना कब आरंभ की गई थी? देखिए मैंने बताइए, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना कब स्टार्ट हुई थी? 13 अगस्त 2012 को। बिल्कुल सही है, 13 अगस्त 2012 को। इसका ये सही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए 13 अगस्त 2012 को जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना को 13 अगस्त 2012 को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना कब लागू की गई? देखिए मैंने बताइए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना कब लागू की गई थी? फ्रेंड्स याद रखिएगा, 17 मई 2012 को। कब स्टार्ट हुई थी? 17 मई 2012 को। ठीक है, इसका आंसर सी सही है, 17 मई 2012 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना 17 मई 2012 को लागू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है ग्रामीण क्षेत्र में जच्चा बच्चा को वाहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु संजीवनी परिवहन योजना कब शुरू की गई थी? देखिए इसमें फ्रेंड्स याद रखिएगा, 1 फरवरी 2009 को। कब स्टार्ट हुई थी? 1 फरवरी 2009 को। इसका आंसर डी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जच्चा बच्चा को वाहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 1 फरवरी 2009 से संजीवनी परिवहन योजना शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित योजनाओं का सही सम्मेलन कीजिए। देखिए इसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना अभी आपने देखी 17 मई 2012 को। कब स्टार्ट हुई थी? 17 मई 2012 को। 1 को 2 से मिलाइएगा, 1 को 2 से मिलाइएगा। जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना ये कब स्टार्ट हुई थी? ये भी आपने देखी 13 अगस्त 2012 को। कब स्टार्ट हुई? 13 अगस्त 2012 को। बी को 1 से मिलाइएगा, बी को 1 से मिलाइएगा। संजीवनी परिवहन योजना ये भी आपने अभी देखी। संजीवनी परिवहन योजना 1 फरवरी 2009 को। कब स्टार्ट हुई थी? 1 फरवरी 2009 को। ठीक है, सी को 4 से मिलाइएगा। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना 2004 में। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या सही है? याद रखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर बी सही है। इसका आंसर बी सही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना 17 मई 2012 को स्टार्ट हुई थी। जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना 13 अगस्त 2012 को। कब? 13 अगस्त 2012 को। संजीवनी परिवहन योजना 1 फरवरी 2009 को। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में। कब स्टार्ट हुआ था? 2004 में। इसमें देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना 17 मई 2012 को। जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना 13 अगस्त 2012 को। संजीवनी परिवहन योजना 1 फरवरी 2009 को। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना 2004 में। कब स्टार्ट हुई थी? 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना कब शुरू की गई? ये फ्रेंड्स आपने कल क्वेश्चन देखा था, तो फ्रेंड्स आपको याद होगा 22 मई 2020 को। कब स्टार्ट हुई थी? 22 मई 2020 को। इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना 22 मई 2020 को शुरू की गई थी, जिसे आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर बेहतर रोजगार प्रदान करना। उद्देश्य क्या था? महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर बेहतर रोजगार प्रदान करना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदर्श ग्राम पंचायत में क्या नहीं होता है? देखिए फ्रेंड्स बताइए, एक आदर्श ग्राम पंचायत में क्या नहीं होता है?
बाल श्रम बिल्कुल सही है, इसका आंसर ए सही है, बाल श्रम नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा एक आदर्श ग्राम पंचायत में बाल श्रम नहीं होता है। एक आदर्श ग्राम पंचायत में बाल श्रम नहीं होता है। साथ ही आदर्श ग्राम पंचायत में सभी बच्चों का टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, खुले में शौच से मुक्ति। एक ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में महत्वपूर्ण घटक है। देखिए फ्रेंड्स बताइए, एक ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में महत्वपूर्ण घटक है। देखिए इसमें नेतृत्व का गुण होना चाहिए, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, सरकारी योजनाओं के बीच तालमेल, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी सही है। एक ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में नेतृत्व का गुण, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, सरकारी योजनाओं के बीच तालमेल, निजी क्षेत्र का सहयोग आदि महत्वपूर्ण घटक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत क्या है? देखिए इसमें महात्मा गांधी की ग्रामीण विकास की संकल्पना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ग्रामीण संकल्पना। देखिए फ्रेंड्स बताइए किसकी संकल्पना? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा महात्मा गांधी जी की। किसकी? महात्मा गांधी जी की। ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी की ग्रामीण विकास की संकल्पना है, जिसमें स्वराज्य को सूरज में बदलने की कल्पना की गई। जिसमें स्वराज्य को सूरज में बदलने की कल्पना की गई। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायतों की प्रतिमा बैठकें आयोजित कराने का दायित्व किसका होता है? आयोजित कराने का दायित्व किसका होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए ग्राम पंचायत अधिकारी का। किसका होता है? ग्राम पंचायत अधिकारी का। इसका आंसर ए सही है, ग्राम पंचायत अधिकारी का। ग्राम पंचायतों के वार्षिक बजट तैयार करने का दायित्व किसका होता है? ग्राम पंचायतों के वार्षिक बजट तैयार करने का दायित्व किसका होता है? देखिए इसमें ये भी फ्रेंड्स याद रखिए ग्राम पंचायत अधिकारी का। किसका होता है? ग्राम पंचायत अधिकारी का। इसका आंसर ये सही है, ग्राम पंचायत अधिकारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत के कर्मचारी किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? देखिए फ्रेंड्स बताइए ग्राम पंचायत के कर्मचारी किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिए ग्राम पंचायत अधिकारी के। किसके नियंत्रण में? ग्राम पंचायत अधिकारी के। इसका आंसर भी सही है, ग्राम पंचायत अधिकारी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभाओं में युवक मंगल दल व सुरक्षा समितियों के गठन में सहयोग देने कार्य करता है। देखिए मैं बताइए, ग्राम सभाओं में युवक मंगल दल व सुरक्षा समितियों के गठन में सहयोग देने का कार्य करता है। देखिए मैंने बताइए कौन कार्य करता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए ग्राम पंचायत अधिकारी करता है। कौन करता है? ग्राम पंचायत अधिकारी। इसका आंसर सी सही है। ग्राम सभाओं में युवक मंगल दल व सुरक्षा समितियों के गठन में सहयोग देने का कार्य ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स बताइए संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स आपको मालूम है दिसंबर 1947 में, 27 दिसंबर 1947 को। अच्छे से याद रखिए 27 दिसंबर 1947 को। इसमें देखिए संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 पारित हुआ। इस अधिनियम पर गवर्नर जनरल ने 7 दिसंबर 1947 को हस्ताक्षर किए थे। कब फ्रेंड्स? इसको याद रखिए 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल ने इस पर हस्ताक्षर कब किए थे? 7 दिसंबर 1947 को। ये यूपी गवर्नमेंट गजट में 27 दिसंबर 1947 को प्रकाशित हुआ था। ये यूपी गवर्नमेंट गजट में 27 दिसंबर 1947 को प्रकाशित हुआ था। और फ्रेंड्स याद रखिए विधानसभा से कब पारित हुआ था? 5 जून 1947 को। कब पारित हुआ? विधानसभा से 5 जून 1947 को। 5 जून 1947 को विधानसभा से कब पारित हुआ था? 5 जून 1947 को। विधान परिषद से कब पारित हुआ था? 16 सितंबर 1947 को। विधान परिषद से पारित हुआ था 16 सितंबर 1947 को। और यूपी गवर्नमेंट गजट में प्रकाशित कब हुआ? 27 दिसंबर 1947 को। 27 दिसंबर 1947 को। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट भी करिएगा। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।